Assalamualaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Agriculture Economics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. ओके जी क्लास, हम आज बात करते हैं मोनोपोली की और मोनोपोली में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है। पीछे तो हमने मोनोपोली की बात की कि किस तरह जनरली मोनोपोली क्रिएट होती है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है, उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है इसकी हम आज बात करेंगे। और हम कुछ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देखेंगे कि मोनोपोलिस्ट को जो डिमांड कर फेस होती है उससे क्या होता है। तो हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ग्राफिकली रूल्स देखेंगे क्या होते हैं। ओके जी, हमने बात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हमने कुछ थ्योरेटिकली पिछले लेक्चर में बताया था। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता है मोनोपोलिस्ट का, और अगर याद हो आपको कि 29th लेक्चर्स में मैंने डिमांड और मार्जिन रेवेन्यू का कंसेप्ट बताया था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूल बताया था। तो उसमें मैंने कहा था कि डिमांड इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मार्जिन रेवेन्यू, कि जैसे जैसे डिमांड जो है जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ करती है, क्योंकि आपका जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ करती है तो आपकी जो पर यूनिट सेल बढ़ती है, राइट, पर यूनिट सेल बढ़ती है। और पर यूनिट सेल के इंक्रीज़ करने से जो आपकी पर यूनिट सेल हो रही है उसके सेल होने से आपका वैसे वैसे रेवेन्यू इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए डिमांड मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ऑलवेज एसोसिएट विद डिमांड कर्व। ये कंसेप्ट की अगर आपको पता चल गया तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि डिमांड जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है, अगर जैसे जैसे डिमांड डिक्रीज़ करती जाए आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपकी डिमांड जो है अगर इंक्रीज़ करती जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ करती है, और उसके साथ आपकी जो प्राइस है पर यूनिट प्राइस, आउटपुट प्राइस, वो आपको मिलता रहता है। और वो आपका एडिशन होता है, पर यूनिट एडिशन होता है। सेल में जो पर यूनिट एडिशन होता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम बाय सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट। तो वन मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट कब सेल हो सकता है? जब आप एक डिमांड, यानी कि जब आपकी डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग हो तो आपको पर यूनिट जो सेल इंक्रीज़ करने के लिए प्राइस को कम करना पड़ता है, राइट। तो ये डिमांड इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मार्जिन रेवेन्यू, और अगर डिमांड शिफ्ट होती है तो मार्जिन रेवेन्यू भी सिमिलरली शिफ्ट करेगा। तो ये आपके पास आ जाता है। जो मोनोपोलिस्ट होता है वो भी वहाँ पे प्रोड्यूस करता है जहाँ वो एवरेज कास्ट से ज़्यादा, यानी कि उसकी प्राइस हमेशा एवरेज कास्ट से ज़्यादा होती है। और एवरेज कास्ट से तो हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी देखा कि बिलो एवरेज कास्ट अगर प्राइस होगी तो वो शट डाउन कंडीशन होगी, उससे नीचे जो है फर्म जो है वो शट डाउन कर देंगी। अगर प्राइस लेस देन एवरेज कास्ट हो तो प्राइस जो है, इसलिए वो शट डाउन कंडीशन होगी। तो मोनोपोलिस्ट भी जो है एवरेज कास्ट से प्राइस उसकी ग्रेटर दैन एवरेज कास्ट होती है, राइट। तो ये देखें, जो अगर प्राइस, ये जो सी लिखा हुआ है ना, प्राइस के नीचे सी लिखा हुआ है, एक्चुअली ये प्राइस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन है। प्राइस ऑफ परफेक्ट, ये जो सी है इट्स द प्राइस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अगर ये प्राइस सी के ऊपर हो, जो सी नज़र आ रहा है, अगर प्राइस इसके ऊपर हो तो वो परफेक्ट कंपटीशन का केस होगा, राइट, जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू और प्राइस और एवरेज कास्ट इक्वल होती है। तो ये वो पॉइंट होगा सी अगेन कह रहा हूँ कि ये परफेक्ट कंपटीशन का है। और जो मोनोपोलिस्ट की प्राइस है इससे हायर होती है,
और समटाइम ये प्राइस को ही मैनिपुलेट करता है मोनोपोलिस्ट, प्राइस को ही आगे पीछे करता है, जिससे वो न्यू एंट्री, इट इज़ द वन ऑफ द टूल दैट कीप द अदर्स इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द मार्केट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये वो पॉइंट है, ये प्राइस का एक उसका टैक्टिक होता है जो दूसरे फर्म्स को, सिमिलर या आइडेंटिकल फर्म्स को जो मोनोपोली में आना चाह रही हो, जो मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस करना चाह रहा हो, अगर वो वैसी चीज़ कोई इंडस्ट्री और प्रोड्यूस करना चाहें तो प्राइस इज़ वन ऑफ द टैक्टिक दैट ही यूज टू कीप हिम अवे। उसको मार्केट से बाहर निकालने के लिए वो प्राइस का टूल यूज़ करता है। तो अगर एक नई फर्म्स इंटर होना चाह रही है तो वो प्राइस जो है वो सी के ऊपर भी ले आए। मोनोपोलिस्ट को तो नुकसान कोई नहीं होगा, लेकिन जो नया आने वाला बंदा है, क्योंकि जब नई फर्म खुलती है तो कास्ट बहुत ज़्यादा राइज करती है, तो वो जब अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिकवर ना कर पाएँ तो वो मार्केट में नहीं आती, राइट। तो ये सी वो प्राइस है परफेक्ट कंपटीशन की, ये मोनोपोलिस्ट उससे हायर चार्ज करता है, राइट। तो अ प्रॉफिट मैक्सिमाइज मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस दैट क्वांटिटी फॉर विच मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। ये भी उस पॉइंट पे प्रोड्यूस करता है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट हो। इन द डायग्राम दिस क्वांटिटी इज गिवन बाय क्यू स्टार, राइट। ये इस पॉइंट के ऊपर जो है प्रोड्यूस करेगा। ये अब अगर चूँकि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है तो ये प्राइस जो अपनी, अगर मोनोपोलिस्ट को भी अपना एडिशनल यूनिट सेल करने के लिए प्राइस को डाउन करना पड़ता है, राइट। अब देखें ना कि अगर वो क्यू क्वांटिटी के ऊपर ही प्रोड्यूस करे, बात ये होती है कि नेट प्रॉफिट बनाना है। मैंने कहा था कि सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक फर्म्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो क्यू स्टार जो है आप कह लें कि प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि क्यू स्टार प्रॉफिट उसको पर डे 3 लाख रुपया दे रहा है, लेकिन अगर वो देखता है कि बहुत से लोग इस प्राइस की वजह से मेरे सेल नेट से निकल चुके हैं, राइट। वो अगर ये देखे मोनोपोलिस्ट के पी स्टार प्राइस के ऊपर क्यू स्टार क्वांटिटी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर वो देखता है कि इसमें कितने लाख लोग हो सकते हैं, कितने हज़ार लोग हैं जो मार्केट नेट से निकल चुके हैं, राइट, तो वो क्या करेगा, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है, तो हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी जो है अगर वो प्राइस को थोड़ा सा नीचे लेकर आए, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है ना, ई से थोड़ा सा नीचे आए, जो ई पॉइंट है डिमांड कर्व के ऊपर ही थोड़ा सा नीचे आए, उसकी जो क्वांटिटी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाएगी, राइट। प्राइस थोड़ा हो सकता है कि अब 3 लाख की बजाय उसको नेट प्रॉफिट 4 लाख आ रहा हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि बहरिया टाउन एक किस्म की, खैर मोनोपोली तो नहीं है, बड़ा परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन उस ख़ास लेवल पे एक आप कह सकते हैं मोनोपोलिस्ट ही है। और वो पहले जो बहरिया टाउन बनी है वो ज़्यादा हाई एलीट क्लास के लिए थी, लेकिन जब उसने देखा कि बहुत से लोग जो अपर मिडिल क्लास हैं, जो मतलब बिलियनियर नहीं हैं या सियासतदान नहीं हैं, लेकिन पैसे वाले हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं दे पा रहे जितना मैं उनसे चार्ज करता हूँ रावलपिंडी या इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में, तो उसने मेरे ख्याल में अपने किसी सन ला को एक और उसी तर्ज की एक कंपनी खोल के दे दी, राइट। जो आप कह लें कि अपर मिडिल क्लास उन्होंने टारगेट किया, राइट। तो ये वो चीज़ है कि वो मोनोपोलिस्ट ये करता है कि वो प्राइजेज़ को कम करता है टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, राइट। इन द डायग्राम दिस क्वांटिटी इज गिवन बाय क्यू स्टार विच विल यील्ड अ प्राइस ऑफ पी स्टार इन द मार्केट। मैंने ये सिर्फ बहरिया टाउन की जो एग्जांपल दी है सिर्फ एक समझाने के लिए, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ही इज़ द मोनोपोलिस्ट। और मोनोपोलिस्ट एक किस्म की वो बैड टर्म में भी यूज़ होता है, तो लोग इसको अच्छा नहीं समझते। तो बहरहाल ये चीज़ जो है, मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस टैक्टिक को यूज़ करता है, और ये प्राइस को यूज़ करते हुए अपना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट
देखें प्राइस मोनोपोलिस्ट जो है वो पी स्टार से ऊपर भी लेकर जा सकता है, लेकिन हो सकता है इसकी वजह से उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए, राइट। इन द डायग्राम दिस क्वांटिटी इज गिवन बाय क्यू स्टार विच विल यील्ड द प्राइस ऑफ पी स्टार इन द मार्केट। मोनोपोली प्रॉफिट कैन बी रीड एज द रेक्टेंगल ऑफ पी स्टार ई ए सी। पी स्टार ई ए सी जो है ये उसका आप कहते हैं कि पी स्टार ई ए ये उसका मोनोपोली प्रॉफिट है, इसको मोनोपोली रेंट भी कहते हैं। वो चाहे तो प्राइस को सी पे ले आए और उसका मोनोपोली प्रॉफिट ख़त्म हो जाए, रेंट उसका मोनोपोली रेंट वो ख़त्म हो जाए, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट इज इक्वल टू एवरेज कास्ट हो जाए, और किसी भी तरीके से ये कर सकता है। और इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो आगे आप देखें कि रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है इसी तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी ड्राइव की जा सकती हैं। बहरहाल हम उसको आगे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों की समझ लगी, एवरेज कास्ट है, मार्जिन कास्ट है, डिमांड इज एसोसिएटेड विद मार्जिन रेवेन्यू, और इस तरीके से मोनोपोलिस्ट जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करता है, और उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट हो, या वो उसकी प्राइस इस ग्राफ में जो नज़र आ रहा है वो ग्रेटर दैन मार्जिन कास्ट है। तो बहरहाल ये अगर ग्रेटर दैन मार्जिन कास्ट है तो वो मोनोपोली रेंट कमाएगा। मोनोपोली प्रॉफिट कैन बी रीड एज द रेक्टेंगल पी स्टार ई ए सी। तो ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर द मोनोपोली। अच्छा जी, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल, और हमने ग्राफ में बात भी की है। अ मोनोपोलिस्ट विल चूज टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट फॉर विच मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट, कि वो वहाँ पे ऑपरेट करेगा जहाँ पे उसका मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट हो, बिकॉज द मोनोपोलिस्ट फेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जैसे मैंने कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही मोनोपोलिस्ट को डाउनवर्ड फेसिंग डिमांड कर्व होती है, उसको भी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फेस करनी पड़ती है। जब ऐसा हो तो जब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो तो एडिशनल यूनिट सेल करने के लिए आपको प्राइस को रिड्यूस करना पड़ता है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि जब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो तो आपको एडिशनल यूनिट सेल करने के लिए प्राइस को कम करना पड़ता है, राइट। तो उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस विल बी ग्रेटर दैन मार्जिन रेवेन्यू, बट प्राइस विल बी ग्रेटर दैन मार्जिन कास्ट, राइट। प्राइस विल बी ग्रेटर दैन मार्जिनल रेवेन्यू, उसकी मार्जिन रेवेन्यू से प्राइस मतलब हर यूनिट सेल होने से उसका मार्जिनल रेवेन्यू जो 2 रुपये आता है, ठीक है ना, उससे प्राइस ज़्यादा रखेगा और मार्जिनल कास्ट से अपनी प्राइस ज़्यादा रखेगा, राइट। तो ये चीज़ होगी आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूल। उसके बाद आता है जी मोनोपोली प्रॉफिट्स विल बी पॉजिटिव एज लॉन्ग एज पी विल बी ग्रेटर दैन ए सी। जब तक उसका प्राइस विल बी ग्रेटर दैन एवरेज कास्ट हो तो उसको पॉजिटिव प्रॉफिट मिलता है। उसको मतलब जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता है कि प्रॉफिट ज़ीरो होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो होते हैं, हमने कहा था, राइट। और परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट लॉन्ग रन में प्रॉफिट ज़ीरो होता है, और ये हमने 30 लेक्चर से लेकर 35 तक यही बात की थी कि लॉन्ग रन में प्रॉफिट ज़ीरो क्यों होता है। तो लेकिन मोनोपोलिस्ट का जो है वो प्रॉफिट टिल दैट डे एंड टिल दैट पॉइंट उसका प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव होगा जब तक उसकी प्राइस विल बी ग्रेटर दैन एवरेज कास्ट हो। इट कैन कंटिन्यू इनटू द लॉन्ग रन बिकॉज एंट्री इज़ नॉट पॉसिबल। वो लॉन्ग रन में जो है वो प्रवेल करता है और कंटिन्यू इनटू द लॉन्ग रन बिकॉज एंट्री इज़ नॉट पॉसिबल। और ये ऐसी चीज़ प्राइस ग्रेटर दैन एवरेज कास्ट इसको लॉन्ग रन के लिए प्रवेल रखता है। और क्यों? क्योंकि इसमें एंट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, न्यू फर्म आती नहीं है, और वो प्राइस अगर न्यू फर्म आ जाए तो परफेक्ट कंपटीशन बन जाएगा। तो मोनोपोलिस्ट जो है वो पॉजिटिव प्रॉफिट जो है हमेशा अर्न करता है। और जिसको हमने रेक्टेंगल की शेप में कहा था कि वो मोनोपोली रेंट होता है। इसको रेंट इसलिए कहते हैं, मोनोपोली रेंट मोस्टली इसको कहते हैं जी वो बस प्रॉफिट की सेंस में ही ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। रेंट इसको इसलिए कहते हैं कि उन्होंने वो जो ख़ास टेक्निक निकाली होती है, उन्होंने जो ख़ास रिसोर्सेज के ऊपर
और आजकल के दौर में मोनोपोलिस्ट के वो दिमाग जिसने वो वैक्सीन प्रोड्यूस की होगी कोविड-19 की, वो दिमाग, वो नॉलेज जो एक न्यू इनोवेशन को क्रिएट करे, तो वो उस इनोवेशन का रेंट लेते हैं रियल सेंस में, राइट। अदरवाइज़ वो जो उन्होंने चाहे वो लॉबिंग भी की है, चाहे कुछ भी किया है, तो उसकी वो मोनोपोली इलीगल है, लेकिन नेचुरल मोनोपोली समटाइम बन जाती है वो इनोवेशन की वजह से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से। तो ये रिटर्न टू द फैक्टर दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द मोनोपोली, और ये उस फैक्टर की वजह से ये रेंट लेते हैं। वो फैक्टर मैंने कहा कि वो इंटरप्रेन्योरल सर्विसेज हो सकती है, जो मालिक है ना मोनोपोलिस्ट फर्म का, उसकी वो यूनिक आइडिया, राइट, या उसने जो लॉबिंग की है उसका, या उसने कुछ ऐसा फैक्टर ख़रीद लिया जिसने उसको मोनोपोलिस्ट बना दिया है, या उसने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है, तो ये उस लाइसेंस का रेंट लेता है। तो उसको कहते हैं मोनोपोली रेंट, जब प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कास्ट हो। तो प्राइस वो जो रेक्टेंगल थी, जो मोनोपोली रेंट था, मोनोपोली प्रॉफिट था, तो वो एक्चुअली वो इनोवेशन स्किल की या लॉबिंग की या इन चीज़ों की या ख़ास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वो रेंट लेता है। द साइज ऑफ मोनोपोली प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कास्ट एंड मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो उसके जो साइज़ का, जो मोनोपोली प्रॉफिट का रेंट कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि एवरेज कास्ट और मार्केट डिमांड में क्या रिलेशनशिप है। देखिए ना कि एक जगह पे डिमांड बहुत कम है, दूसरी जगह पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे लगा लें कि लाहौर में किसी एक ख़ास प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे शवारमा है, राइट। खैर ये तो परफेक्ट कंपटीशन में आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ले लें। अगर ये मोनोपोली है तो लाहौर में इसकी डिमांड ज़्यादा है, क्यों, चाहे वो इनकम की वजह से या किसी वजह से। लेकिन दूसरी जगहों पे आप जो दूसरे बैकवर्ड एरिया हैं या दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें इसकी इतनी डिमांड नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, राइट। और अगर मोनोपोलिस्ट जो है वो लाहौर से तो प्रॉफिट अर्न कर ही रहा है, राइट, और जब दूसरी जगहों पे करेगा तो वो प्राइस डिफरेंट चार्ज करेगा, वो प्राइस उसकी डिफरेंट होगी मोनोपोलिस्ट की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अपने सेल नेट में लेकर आए। तो खैर उसको हम ग्राफिकली देखते हैं। तो ये एक्चुअली दो जो हैं आपके पास, दो चीज़ों का कंपैरिजन है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ। ये आपके पास आ गया जी। एक्चुअली ये बनाया तो हुआ है टू डिफरेंट डिमांड के रिलेटेड, बट एक्चुअली मैं इसको कहता हूँ कि ये टू डिफरेंट लोकेशन के लिए है। एक ही मोनोपोलिस्ट जो है वो दो जगह पे जब ऑपरेट करती है तो उसका प्रॉफिट डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट चार्ज करता है। जैसे रेलवे की एग्जांपल मोस्टली बुक में कोड की जाती है, तो वो अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए यूजुअली ये होता है कि वो जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको वो प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देते हैं, राइट, तो ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करें और वो भी आपके सेल नेट में आएँ। मोनोपोलिस्ट मोस्टली ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो वो इस तरह के कुछ इंसेंटिव्स देते रहते हैं। बहरहाल सबसे बड़ा इंसेंटिव प्राइस इंसेंटिव्स है। और दूसरी बात ये मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल बताऊँ, बड़ी क्लासिक एग्जांपल है, जो इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी पढ़ेंगे कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो ख़ास तौर पे जो इसकी एक काइंड है वो मूवी है, राइट। मूवीज़ सिनेमाज, जी सिनेमाज हैं ये, इसमें क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये व्यूअरशिप राइट्स लेते हैं पहले उनसे मूवीज़ के, कि हमारे अलावा कोई और नहीं चला सकता है, ठीक है। जब ये ले लेते हैं तो ज़्यादातर शोज़ जो इनके जो हैं वो नाइट शोज़ चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो और ये मोनोपोलिस्ट की एक काइंड है, मोनोपोली की एक काइंड है, राइट। तो सिनेमाज क्या करते हैं कि वो उनका चूँकि डेज़ में वो सारी चीज़ें जो है वो फ्री होती हैं, उनके सारे वो चल नहीं रहा होता, तो वो उस वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट प्राइस देते हैं मॉर्निंग और इवनिंग शोज़ के लिए। इवनिंग के लिए वो वही जो 500 से 1000 ये चार्ज करते हैं,
लेकिन मॉर्निंग के लिए ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो है जो व्यू मूवीज़ देखते हैं तो वो वर्कर होते हैं, राइट, जॉब होल्डर होते हैं, तो वो तो रात को ही देख सकते हैं। तो मॉर्निंग को अवेल करने के लिए वो प्राइस कम कर देते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स वगैरह या इस तरह के जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड या कोई इस तरह के लोग, उनके लिए वो इंसेंटिव्स दे देते हैं कि अच्छा जी मॉर्निंग के जो शोज़ होंगे वो हाफ प्राइस पे होंगे, राइट। तो इस वजह से कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी से क्लासेस छोड़ के मूवीज़ देखने भी चले जाते हैं, बड़ा अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो मोनोपोलिस्ट जो है ऐसा करता है। इवनिंग और मॉर्निंग शोज़ के उनके डिफरेंट जो है वो प्राइजेज़ होती हैं। तो ये वो ग्राफ है, आप कह सकते हैं कि वैसे मोनोपोली विद लार्ज प्रॉफिट, ये यानी कि आप कह लें कि इवनिंग शोज़ के रिलेटेड हो सकती है। और दूसरी जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है ये मोनोपोली विद ज़ीरो प्रॉफिट, यानी कि ये मॉर्निंग शोज़ हो सकते हैं किसी मूवी के, राइट। अच्छा, इसमें से देखा जाए तो जो इन बोथ केसेस बोथ मोनोपोलीज इन दिस फिगर्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग इफ़ बाय दिस वी मीन दे प्रोड्यूस सिमिलर डिवर्जेंसेस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड मार्जिन कास्ट। दोनों में मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कास्ट के वो इक्वल है, एवरेज कास्ट के ख़ास तौर पे प्राइस इक्वल है, प्राइस इक्वल टू एवरेज कास्ट है। और लेकिन पहले केस में प्राइस इज़ ग्रेटर दैन एवरेज कास्ट है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। However, because of the location of the demand and average cost curve, ये भी हो सकता है कि किसी, मैंने जैसे कहा ये ना कि सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग शोज़ के रिलेटेड है बल्कि लोकेशन के रिलेटेड भी हो सकता है कि एक जगह पे डिमांड कम है, ठीक है ना, और ये इसलिए भी प्राइस डिफरेंट जगहों पे मोनोपोलिस्ट जो है वो लोकेशन के हिसाब से भी डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। कि मैकडोनल्ड है लाहौर में खुलेगा तो और प्राइस होगी, और अगर किसी छोटे शहर में खुलेगा तो उसकी कम प्राइस होगी उसकी। और अब सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी आप ले सकते हैं जो ये फ्रेंचाइजीज़ बेचते हैं, ये जो ग्रामर स्कूल्स हैं, बड़े बड़े बिकन हाउस है या दूसरे एजुकेटर्स हैं, इस तरह के जो वाइट हाउस स्कूल्स हैं, जो बड़े स्कूल्स हैं जो फ्रेंचाइजीज सेल करते हैं। लाहौर में उनकी तो फ़ीस एक बच्चे की 5 से 10 हज़ार होती है, लेकिन जो स्मॉल सिटीज़ के अंदर उनकी हार्डली 2 से 3 हज़ार होती है, 50% इनका डिफरेंस होता है। तो ये एक उसकी काइंड है, लोकेशन के हिसाब से भी हो सकता है, मॉर्निंग इवनिंग के हिसाब से, इन केस ऑफ यानी कि डिमांड के हिसाब से भी हो सकता है और लोकेशन के हिसाब से भी हो सकता है और एवरेज कॉस्ट के हिसाब से भी हो सकता है। अब जब लाहौर में बात करें तो अगर कोई फ्रेंचाइज़ खोलेगा मोनोपोलिस्ट स्कूल की, तो इस यहाँ पे रेंट ही कितना ज़्यादा होगा, राइट, बहुत ज़्यादा रेंट होगा। लेकिन अगर किसी स्मॉल सिटीज़ के अंदर है यही स्कूल, तो वहाँ पे हार्डली 20 से 30 हज़ार रेंट होता है और यहाँ पे 5 से 10 लाख रेंट होता है स्कूल का, राइट। और यहाँ पे वो लैंड परचेज़ करना और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और वो करोड़ों में है, लेकिन वहाँ पे स्मॉल सिटीज़ में ये लाखों में है। यही वजह है कि एवरेज कास्ट डिमांड के वेरिएशंस के होने की वजह से और एवरेज कास्ट के वेरिएशन होने की वजह से मोनोपोलिस्ट जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चार्ज करता है। बहरहाल इन केस इन फिगर ए अर्न हाई प्रॉफिट्स, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन पार्ट बी जो है फिगर जो राइट साइड पे है, बी फिगर जो है इसमें नो प्रॉफिट अर्न करता है। कंसिक्वेंटली द साइज ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मोनोपोली। मोनोपोलिस्ट के लिए प्रॉफिट्स अर्न करना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, जैसे मैंने कहा था, ये उसकी कोई बड़ापन नहीं है, बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है। एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो लूज़ कर रहा है अपने कस्टमर्स को, जो वो अपने प्रॉफिट नेट से निकाल रहा है, अपने सेल नेट से निकाल रहा है। तो प्राइस ज़्यादा चार्ज करना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन, ऑलवेज इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। तो ये है कि इन बोथ केसेस मोनोपोली स्ट्रॉन्ग, बट प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि इज़ नॉट अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ मोनोपोली। उसकी मोनोपोली की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको प्रॉफिट बनाता जाएगा, तो वो बहुत से लोगों को एक्चुअली अट्रैक्ट करता रहता है। तो प्राइस का वेरिएशन लोकेशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से डिफरेंट होना चाहिए। तो ये है आपके पास जी दो हमने केसेस बता दिए। ये दो लोकेशन के हिसाब से भी हो सकते हैं और एक लोकेशन में डिफरेंट डिमांडर के हिसाब से भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मूवीज़ के रिलेटेड इवनिंग में डिमांड ज़्यादा होती है, मॉर्निंग में कम होती है। तो मॉर्निंग वाली फिगर आप बी समझ सकते हैं,
इसमें डिमांड कम होती है इसलिए वो प्राइस कम रखता है। और इवनिंग शो जो है वो फिगर ए है। इवनिंग शो में किसी मूवी की वो ज़्यादा प्राइस होती है, उसमें प्रॉफिट अर्न करता है। अच्छा जी, देयर इज़ अ नो सप्लाई कर्व इन द मोनोपोली। आपने देखा होगा कि इसमें हमने सप्लाई कर्व कोई नहीं बनाई हुई। मोनोपोलिस्ट की कोई सप्लाई कर्व नहीं होती। विद अ फिक्स मार्केट डिमांड कर्व द सप्लाई कर्व फॉर मोनोपोलिस्ट विल ओनली बी 1 पॉइंट, यानी कि उसकी कोई सप्लाई कर्व होती नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि वो एक पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस करता है जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट हो। जब एक ही पॉइंट के ऊपर उसने करना है तो देयर इज़ अ नो रीज़न टू ड्राइव द मार्जिनल कास्ट। कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको ड्रा करने की कोशिश की है बट इट्स वेरी मैसी। और बेटर यही है कि हम कंसिडर कर लें कि मोनोपोलिस्ट जो है उसकी सप्लाई कर्व वही होती है जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट हो। इफ़ डिमांड शिफ्ट, अगर डिमांड शिफ्ट कर जाती है, कम या ज़्यादा होती है, मार्जिन रेवेन्यू कर्व्स इज आल्सो शिफ्ट एंड न्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट विल बी चूजन। और जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में कहा था कि अगर मार्जिन रेवेन्यू शिफ्ट करता है तो न्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट को जो नए रूल्स के जो नया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट होगा, नया पॉइंट होगा, नए तरीके से होगा, नई मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कास्ट हो सकती है। तो मार्जिन रेवेन्यू इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द डिमांड कर्व और उसी हिसाब से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट्स भी शिफ्ट कर जाएंगे। ये एक एग्जांपल है जी, हमने करनी है। उसमें बड़ी इजी सी है, बड़ी आसान सी कैलकुलेशंस हैं। इसमें ये है कि एक आप कहते हैं कि मार्केट फॉर फ्रिस्बीज़ है, लीनियर डिमांड कर्व है, उसमें Q इज इक्वल टू 200 माइनस 20P। और इसका अगर जब इन्वर्स लेंगे P दूसरी तरफ चले जाएगा, Q इधर आ जाएगा, तो वो बन जाएगा P इज इक्वल टू 100 माइनस Q/20। बड़ी आसान सी ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है। यानी कि ये Q फंक्शन और कास्ट फंक्शन ये दिया होगा, लीनियर डिमांड फंक्शन दिया गया होगा और कास्ट फंक्शन दिया गया होगा, दो चीज़ें दी होगी। अगर Q की फॉर्म में लिखा है तो इसको आपने P की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, Q इज इक्वल टू 200 माइनस 20P। या इसको हम इन्वर्स डिमांड फंक्शन में लिख लेते हैं, प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस Q/20। आप इसको मैनिपुलेशन करके देख लें, Q को एक तरफ ले जाएं, P को एक तरफ ले आएँ तो ये आएगा। टोटल कास्ट फंक्शन भी गिवन होगा फॉर फ्रिस्बी प्रोड्यूसर, वो है 0.05 Q² प्लस 10,000, राइट। ये फ़िक्स कास्ट है 10,000, यहाँ पे फ़िक्स कास्ट होगी, राइट। और जो वेरिएबल कास्ट है वो 0.05 Q² है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बड़ा सिंपल सा रूल है, मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिन कास्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू से पहले हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि आपकी जितनी नंबर ऑफ आउटपुट सेल हो चुकी है मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट सेल प्राइस। मैं आपसे बोलता हूँ ना कि आप 100 पेंसिलें जो है वो अगर बेचें और हर पेंसिल की प्राइस जो है 5 रुपीज़ हो, 5 रुपीज़ हो, तो मैं कहता हूँ जी आपका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना है, यानी कि Q कितना है वो 100 पेंसिल्स, प्राइस कितनी है पर यूनिट वो है 5 रुपीज़, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 500 टोटल रेवेन्यू। इसी तरह जब यहाँ से निकालना है तो प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या आ जाएगा आपके पास टोटल रेवेन्यू। यानी कि प्राइस क्या है 100 माइनस Q/20, इसको अगेन मल्टीप्लाई कर देना Q से, राइट। जब 100 माइनस Q/20 को Q से ब्रैकेट डाल के मल्टीप्लाई बाय Q से किया तो Q 100 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो माइनस Q है ये Q² हो जाएगा, तो 100Q माइनस Q²/20 हो जाएगा, राइट। तो जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो मार्जिनल रेवेन्यू होगा। तो 100Q का जो डेरिवेटिव है, और हमने ये पहले 10-12 लेक्चर्स तक इसकी बात की थी, तो 100Q का डेरिवेटिव 100 होगा और माइनस Q²/20 का डेरिवेटिव, क्योंकि 2 जो है वो Q के साथ आ जाएगा, यानी कि 2Q1 आ जाएगा। यानी कि जब Q²/20 का डेरिवेटिव लेंगे
तो 2Q/20 आ जाएगा। 220 से जो क्रॉस हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा -Q/10। तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। तो मार्जिनल कास्ट क्या होगी, जो कास्ट है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 10,000 का डेरिवेटिव 0 होगा, पीछे रह जाता है 0.05 क्यू स्क्वेयर। क्यू स्क्वेयर के ऊपर जो स्क्वेयर है 2 है, इसको आपने 0.05 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 0.05 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो वो 0.1 क्यू आ गया। तो मार्जिनल कास्ट आ गई 0.1 क्यू और मार्जिनल कास्ट आ गई 100 - Q/10। तो ये आपके पास आ गई मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट आ गई, राइट। तो जब ये आ गई तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट करेंगे। फिर पिछले में जाता हूँ, तो आप ये देखिए मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कास्ट के इक्वल कर देना है, यानी कि 100 - Q/10 को इक्वल कर देना है 0.1 क्यू के। और एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखें कि 0.Q/10 एक्चुअली 1 को 10 से डिवाइड करें तो 0.1 आता है, यानी कि 100 - 0.1 क्यू इज इक्वल टू 0.1 क्यू। तो -0.1 क्यू जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस 0.1 क्यू हो जाएगा। 0.1 क्यू प्लस 0.1 क्यू ये हो जाएगा 0.2 क्यू। और जब 0.2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा 100 से तो वो 100 / 0.2 क्यू आ जाएगा, या 1000 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, या 1000 या 1000 को 2 से डिवाइड करें तो 500 आ जाएगा। तो क्वांटिटी आपके पास आ गई 500। और जब ये क्वांटिटी आप पीछे जाके प्राइस वाली जो क्वेश्चन है P = 100 - Q/20, जब आप Q 500 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, जब 500 को 20 से डिवाइड करें तो आंसर 25 आता है, 100 में से 25 निकालें तो 75 आता है, तो प्राइस होगी 75। अब ये दोनों चीज़ें जब आपने कास्ट फंक्शन में डाली तो कास्ट फंक्शन क्या है, ये 0.05 क्यू स्क्वेयर प्लस 10,000। जब इसमें क्यू की वैल्यू डाली तो आपके पास कास्ट आ गई 22,500 रुपया, या रुपीज़ या यूनिट। और इसी तरह एवरेज कास्ट जो है, जो आपके पास टोटल कास्ट से जो अब आप 500 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 आंसर आ जाएगा। एवरेज कास्ट को टोटल कास्ट को जब डिवाइड करेंगे, आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज कास्ट आ जाएगी। और मोनोपोली प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो प्राइस माइनस एवरेज कास्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू होता है। ये इसका फार्मूला होता है, प्राइस माइनस एवरेज कास्ट ब्रैकेट क्यू, ये इसका फार्मूला है। जब इसमें चीज़ें पुट करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 रुपया। उसका जो 15,000 उसका प्रॉफिट है, ये इसको आप 1,005 इसको आप मिलियन जो भी आप इसको कर लें, तो इसको थाउजेंड्स में ले लें, जैसे भी यूनिट्स में ले लें। ये हो सकता है कि 15,000 US डॉलर हों, या इस तरह से हो कि वो उसका प्रॉफिट है मोनोपोलिस्ट का। इसको अगर मोर जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाए तो इन्वर्स डिमांड फंक्शन जो होता है वो P = A - BQ होता है, राइट। P = A - B लीनियर फॉर्म में होता है। इसी तरह जब टोटल रेवेन्यू निकालना है P × Q, यानी कि AQ - BQ स्क्वेयर। मार्जिनल रेवेन्यू इसका जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर कास्ट C कांस्टेंट हो, मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, तो कांस्टेंट हो तो C लिख देना है A - 2BQ = C। और जब आप Q को एक तरफ लिखेंगे तो पीछे आ जाएगा A - C/2B। और इसी तरह जो प्राइस में जब इसको डालेंगे तो प्राइस क्या आ जाएगी आपके पास, ये देखें Q जो है, जो P = A - BQ, इसमें डाल के देखें तो ये आपके पास आ जाएगा P = ABQ या A - C/2, राइट। A - C/2
ये जो हमने ऊपर से निकाला हुआ है क्यू जो है, क्यू की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, बी से क्रॉस हो जाएगा, पीछे a माइनस सी ओवर 2 रह जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो a प्लस सी ओवर 2, यानी कि क्वांटिटी का मोनोपोली के अंदर जो फार्मूला है a माइनस सी ओवर 2 भी है और प्राइस का फार्मूला है a प्लस सी ओवर 2 है। याद रहेगा, a माइनस सी ओवर 2 भी, a माइनस सी ओवर 2 भी ये उसका क्वांटिटी का फार्मूला है, और p इज़ इक्वल टू a प्लस 2 ओवर 2 अगर चीज़ें दी गई हों, ठीक है, और आप इस फार्मूले में चीज़ें पुट करें तो आपके पास जो है वो आ जाएगा, आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे ये देखें, आपके पास a प्लस सी ओवर 2, पीछे चलें तो इसमें से देखें लीनियर डिमांड फंक्शन है ना, तो a क्या है, इसमें से देखें 1000 है, b क्या है, राइट, वो 1/20 है। तो ये जब चीज़ें पुट करेंगे तो आंसर वही आएगा आपके पास, राइट। आप इस चीज़ों को काउंटर चेक करके देख सकते हो, उसमें आप पुट कर लेना। थैंक यू वेरी मच क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।